नमस्कार। यह मेरा 7वां लाइव है। कविताओं का पाठ और उनकी विवेचना से संबंधित 7वां लाइव 13 सितंबर को मैंने शुरू किया था। कविताएं पढ़ना और उन पर बातचीत करना। गौतम और संध्या, नमस्ते। आप लोग आ गए, बड़ा अच्छा लगा। और जो कविताएं मैं चुन रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि मुझे तो पसंद है ही, लेकिन आप लोगों का उत्साह मुझे और अधिक प्रेरित कर रहा है। आलोक, हेलो। आप लोगों का उत्साह बहुत प्रेरित कर रहा है। ये जो मैंने जयशंकर प्रसाद वाली कविता चुनी थी, दलित कुमुदनी, उसको 1600 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और मुझे कदम कदम पर 1700 से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं। आज जो मैंने कविता चुनी है वो आप लोगों ने देख ही ली है। मैंने कल ही पोस्ट कर दिया था उसको। मैं कविता इसलिए पोस्ट कर लेती हूँ ताकि आप लोग उसे पढ़ लें, मन में कोई सवाल आए तो उसको भी नोट कर लें, और अगर मैं कहीं कुछ गलत बोल रही हूँ तो तुरंत मेरा भी कान आप लोग पकड़ लें। ये मैं कविता इसीलिए आप लोगों के लिए पहले ही पोस्ट कर देती हूँ और आप लोग उसे पढ़ें, समझें, जानें, उसको अप्रिशिएट करें। और वैसे तो ये एक तरह का एकालाप ही होता है कि मैं बातचीत करती हूँ और आप लोग उस समय सुन रहे होते हैं या कभी कभी कमेंट दे भी रहे होते तो मैं उसको पढ़ नहीं पाती हूँ। शीला, नमस्ते। लेकिन मैं बाद में कमेंट पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अगर कोई कमेंट ऐसा हो तो उसका मतलब उसको मैं अगले उसमें टेकअप कर लूँ। तो सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप लोग इन कविताओं के, मेरे पाठ को और उसकी विवेचना को पसंद कर रहे हैं। हेलो शीला, पसंद कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक और एक तरह से संतोष देने वाली बात है, क्योंकि कविताओं पर इस तरह से पाठ करते हुए जिन चुनौतियों से मैं गुजरती हूँ उन सबको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। ये मेरा एक तरीका है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग समान धरातल पर खड़े होकर के बिल्कुल बातचीत करें और एक हम लोगों में जो संबंध हो, समानता का और उसका संबंध हो। कि मैं सच बात है कि मैं इस समय बोल रही हूँ और आप लोग मेज के उस तरफ हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि मैं एक डिवाइस से बात कर रही हूँ, आप लोगों के सामने नहीं हूँ। अच्छा, तो आज बात शुरू करने से पहले सबसे पहले तो अष्टमी और नवमी जो साथ साथ पड़ गई हैं उसकी बधाई। कल विजयदशमी है, उसके लिए पहले से ही शुभकामनाएं और मुबारक। इस बारी हम लोग घर से निकल नहीं पाए, देख नहीं पाए सारे के सारे उत्सव और जो समारोह होते हैं उसको उस तरह से नहीं देख पाए जैसे हम पिछले सालों में देखते थे। लेकिन हर तरह के अनुभव हम लोगों को समृद्ध ही करते हैं। उदासी ज़्यादा समृद्ध करती है प्रसन्नता से, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। और जब आप लोग आज मेरे साथ हैं तो हम लोग चलिए एक बार फिर से, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति, क्षमा, दया, स्नेह, भ्रांति, जिस भी रूप में देवी हमारे सामने है, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो विद्या की साधना है, कविता की साधना विद्या की साधना है, जो हमें मृत्योर्मा अमृतम गमया, मृत्यु से अमृत की ओर शब्दों के माध्यम से ले जाता है। तो सब भी साधना में हम सब लोग साथ हैं। तो चलिए, आज की यज्ञ की आहुति जो है वो है निराला की कविता तोड़ती पत्थर। जब मैं कल से यानी 1-2 दिन पहले से इस कविता को जैसे ही बोलती थी तो मैं बोलती थी वह तोड़ती पत्थर। और जब मैंने इस कविता में इसको पढ़ा, निराला की रचनावली भाग 1 में यह है, और यह 323 पृष्ठ 323 और 24 पृष्ठ पर है। जब मैंने इसको पढ़ा तो था तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर नहीं, तोड़ती पत्थर। और इसमें ये 3 जो चीज वो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कविता का शीर्षक है तोड़ती पत्थर, कविता की शुरुआत है वह तोड़ती पत्थर,
और कविता जहाँ अंत होती है उसकी अंतिम पंक्ति है, मैं तोड़ती पत्थर। तोड़ती से वह और वह से मैं तक की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तोड़ती पत्थर जब वो कहती है तो वो, जब हम इस शीर्षक को पढ़ते हैं तो तोड़ती पत्थर में ऐसा लगता है कि वो किसी कारागार को तोड़ रही है, किसी मतलब ऐसी चीज को तोड़ रही है जो वर्जनाओं को तोड़ रही है। और ये कविता वर्जनाओं को तोड़ती कविता तो है ही। इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कविता पढ़ती हूँ मैं, जैसा कि हम लोगों का मेरा तरीका है। तोड़ती पत्थर मैं रचनावली से पढ़ रही हूँ, निराला रचनावली भाग 1 से। और इसको संपादित किया है नंद किशोर नवल ने, और ये राजकमल से छपी है। तो वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। राजन जी और सौम्या जी नमस्ते। इस कविता का रचना काल है 4 अप्रैल 1937। सुधा में छपी थी मई 1937 में, और फिर उसके बाद द्वितीय अनामिका में प्रकाशित हुई। रचना काल मैंने इसलिए बताया, मैं आमतौर से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कविताओं का रचना काल बता दूं। तो ये 1937 की कविता है। जो पिछली बार मैंने सुनाई थी वो 1909 से 15 तक के बीच में लिखी हुई दलित कुमुदनी थी, और आज की जो कविता है वह 4 अप्रैल 1937 लिखा हुआ है इसमें, और मई 1937 में सुधा में प्रकाशित हुई कविता। इस कविता पर आगे बात करने से पहले हम जरा 2-1 बातों को एक बार फिर से याद कर लें, क्योंकि हम जानते सब कुछ है, बस याद करने की बात है। हम जानते हैं कि यह समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद का और द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के तुरंत पहले का समय है। 3 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में, और 1945 तक चला। स्थितियां विश्व की सब बहुत खराब थी। बहुत ज़्यादा हम देख रहे थे कि किस तरह से पूंजीवाद किस तरह से बढ़ रहा था, और उपनिवेशवाद किस तरह से बढ़ रहा था। उपनिवेशवाद पूंजीवाद की ही देन था, क्योंकि उनको अपने माल की खपत करनी थी, उनको सस्ते लेबर लेने थे, उनको धन चाहिए था बहुत सारी मशीन बनाने के लिए। तो ये वो समय था जबकि महाशक्तियां चाह रही थी कि विश्व पर कब्जा कर लें। शोषण का भी समय था, आज की तरह का शोषण का समय था, और बहुत कठिन दौर था। इसी दौर में हम देखते हैं कि हमारा स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था काफ़ी। 1936 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। 1935 में हम याद कर लें कि प्रगतिशील लेखक संघ, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की भी स्थापना हुई थी लंदन में। उसे स्थापना करने वाले थे सज्जाद जहीर, मुल्कराज आनंद और ज्योतिर्मय घोष। और इन्होंने जो वो लिखा इसका
क्या बोलेंगे, प्रपत्र जो लिखा, उसमें यही था कि हमारे देश की स्थितियां बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और उसी बदलती हुई स्थितियों को जो साहित्य उसको जो मतलब साहित्य उसे डिपिक्ट करे, वैसा साहित्य हमें चाहिए। हम लोगों को ऐसा साहित्य चाहिए जो हम में विवेक जगाए, रीजन, तर्क शक्ति जगाए, जो हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उनसे लड़े। हम लोग गुलाम देश हैं, उस गुलामी से हम स्वाधीन हों। इस तरह की बातें उसके संकल्प पत्र में लिखा हुआ था कि हम संकल्प ये करते हैं कि हमारा प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन इस तरह से काम करेगा। ये 1935 में इसकी रचना हुई थी, बना था हमारा प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, PWA, प्रगतिशील लेखक संघ। और 1936 में उसका पहला जो सालाना अधिवेशन हुआ वो लखनऊ में हुआ था और उस सालाना अधिवेशन की अध्यक्षता की थी हमारे मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद ने वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया था और वो भाषण है साहित्य का उद्देश्य, इस शीर्षक से है। संचयन में ये है और ये साहित्य अकादमी से संचयन छपा है। इसके मैं कुछ एक वाक्य आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम आसपास देख लें कि उस समय क्या हो रहा था। और ये इस ऐसी कविता जो छायावाद के तुरंत बाद, मतलब छायावाद का माना जाता है, कामायनी 1936, राम की शक्ति पूजा, ये सब माने जाते हैं। 1937 की कविता है। चीज़ें कैसी तेजी से बदलती हैं। तो मैं इसमें से आप लोगों के सामने 2-1 वाक्य पढ़ना चाहती हूँ, ज़्यादा नहीं। साहित्य उसी रचना को कहेंगे, प्रेमचंद लिखते हैं, साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित एवं सुंदर हो और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो। साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं की गई हैं, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। फिर वो ऑफ्ट कोटेड उनका जो है कि साहित्य आगे मशाल मतलब दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है, उसको मैं पूरा पढ़ देती हूँ। साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। उसका दर्जा इतना न गिराइए। वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये 1936 अप्रैल 1936 का भाषण है प्रेमचंद का, जो उन्होंने अध्यक्षीय भाषण है, जो उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन में दिया था। इस पृष्ठभूमि में अब हम लोग निराला के इस कविता को पढ़ें और देखें कि निराला किस तरह से, जिस तरह से हमारे देश में परिवर्तन हो रहा था, जिस तरह से समाज में परिवर्तन हो रहा था, जिस तरह से समाजवाद बढ़ रहा था, या उसमें भी समस्याएं तो थी ही, हम जानते हैं कि समस्याएं उसमें भी थी, स्टालिन के, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन एक तरह का वो एक ऐसा समय भी था जब हम उसकी तरफ सब लोग आशा की दृष्टि से भी देख रहे थे। आज का सा समय नहीं था, आशा की दृष्टि से देख रहे थे उसको, और लग रहा था कि कुछ समस्याओं का समाधान इससे होगा। हम जानते हैं कि दूसरे महायुद्ध में रूसी सेना जिस तरह से लड़ी, तो दूसरे महायुद्ध में जर्मनी को परास्त करने में रूसी सेना की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा अधिक रेखांकित करना चाहिए उसको। तो इन सब, लेकिन मैं ऐसा कहते हुए ना तो मैं ये कह रही हूँ कि हमारे निराला मार्क्सवादी हैं, ना मैं उनको कोई लेबल लगा रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि असल में साहित्य समाज का दर्पण जब कहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें साहित्यकार को मथती हैं और वो उनसे किस तरह से, उन पर अपनी अभिव्यक्ति किस तरह से उन चीज़ों की करता है। तोड़ती पत्थर इसका एक बहुत बड़ा, हम उसको देखते हैं कि उदाहरण है। हम देखते हैं कि जब राम की शक्ति पूजा में निराला
शक्ति की करो मौलिक कल्पना कहते हैं 1936 की वह रचना है। 1936 इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि वही समय है जबकि गोदान लिखा गया, वही समय है जबकि राम की शक्ति पूजा लिखी गई और वही समय है जबकि कामायनी भी लिखा गया। तो ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। और राम की शक्ति पूजा के तुरंत बाद वो फरवरी में लिखते हैं एडवर्ड अष्टम के प्रति एक कविता लिखते हैं। उसके बाद कविता के प्रति एक कविता लिखते हैं कि कविता क्या चाहते हैं कविता से, और उसके बाद ये छपी हुई है कविता तोड़ती पत्थर। तो ये जो समय है, जो समाज को इस तरह से देख रहा है, समाज की चीज़ों को देख रहा है, वो ये समय है जबकि निराला एक स्त्री को, एक मजदूरनी को देख रहे हैं और मजदूरनी पत्थर तोड़ रही है इलाहाबाद के पथ पर। कोई पेड़ नहीं है यहाँ पर जिसके तले वो बैठ करके छाया में तोड़ रही है। गर्मी है, लू चल रही है और तब वो पत्थर तोड़ रही है। तोड़ती पत्थर, जैसे मैंने कहा कि ये आजीविका कमाने का, स्त्री आजीविका जब कमाती है, इस पर भी मैं निराला के कुछ शब्द पढ़ूंगी अभी, तो किस तरह से बराबरी उसमें आती है। किसान और मजदूर के रूप में औरतों ने कब काम करना शुरू किया? किसान के रूप में तो बहुत पहले से ही काम कर रही थी, मजदूर के रूप में भी उन्होंने काम किया। और यह कविता 1937 की हमें बताती है कि 1937, इसका मतलब यह है कि 1937 तक मजदूर ने इस तरह से काम कर रही थी। 1936 के गोदान में हम देखते हैं कि किस तरह से जमीन को हथिया लिया जाता है और हमारा गोबर एक तरह से जमीनहीन, भूमिहीन जो किसान है वो मजदूर में कैसे तब्दील होता है, इसको हम गोबर के माध्यम से गोदान में पढ़ चुके हैं। और पहले झुनिया भले ही काम ना करे, लेकिन बाद में वो काम करेगी कि नहीं, यह समय बताता है। और हम देखते हैं कि झुनिया सरीखी सैकड़ों औरतें काम करती हैं और वह भी मालती को हेल्प करती है, लेकिन यहाँ पर ये पत्थर तोड़ रही है। अनाम है, हम इसको कोई भी नाम दे दें, झुनिया ही बोल दें। 1937-38 की झुनिया। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे, मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। पत्थर को तोड़ते हुए जब रोड बनाए जाए, रेल के पटरियों पर लगाने हो या भवन निर्माण करना हो, तो पत्थरों को तोड़ा जाता है। तोड़ती पत्थर, बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े होते हैं, उनको फिर तोड़ते हैं। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। ऐसी कोई सुविधा की जगह नहीं है जिसके नीचे वह बैठी हुई है। वह बहुत धूप में स्वीकृति के भाव से बैठी हुई है। यह मान करके बैठी हुई है कि इस धूप में भी उसे अपने लिए अगर 2 जून की रोटी कमानी है तो उसे धूप में बैठ करके पत्थर तोड़ना पड़ेगा। श्याम तन, जरूरी नहीं कि वो शुरू से भी श्याम तन हो, धूप में झुलस करके भी आदमी धूप से झुलस कर भी श्याम हो जाता है। श्याम तन भर बंधा यौवन, युवती यौवन के भार से, मतलब उसके सुगठित उसकी जो देह है वो बता रही है कि वह यौवन युक्त यौवना स्त्री है, यौवन युक्त स्त्री है। नत नयन प्रिय कर्मरत मन, सुंदर जो आंखें हैं, प्रिय यहाँ सुंदर है, खूबसूरत आंखें उसकी झुकी हुई हैं, क्योंकि अगर इधर उधर देखेगी तो हथौड़ा हो सकता है कि अंगूठे पर लग जाए, उंगली पर लग जाए। वो झुक करके पत्थरों को देखते हुए तोड़ रही है। कर्मरत मन, मन को उसने काम पर लगा रखा है, बहुत ध्यान से काम कर रही है, उसका मन विचलित नहीं है। वो पत्थरों को देखते हुए मन लगा करके काम कर रही है। मन लगा करके काम करना, जब यहाँ पर कहा जा रहा है, ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि मजदूर ऐसा न करता, लेकिन एक तरह से इसको नोट कर रहे हैं हमारे कवि निराला कि स्त्रियां जब कोई काम करती हैं आम तौर से तो उनका मन विचलित नहीं होता। वो बहुधंधी होती हैं, बहुत तरह के काम एक साथ करती हैं, मल्टीटास्किंग करती हैं, लेकिन वो फिर भी अपने मन के उस हिस्से को वहाँ डाले रहती हैं, लगाए रखती हैं।
यानी रोटी बनाते समय अगर मैं सब्जी की रेसिपी सोच रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि रोटी पर ध्यान नहीं दूंगी, मैं रेसिपी भी सोच लूंगी, छौंक भी दूंगी, चला भी दूंगी बीच बीच में, रोटी भी बनाती रहूंगी। गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु गंभीर भारी, अगर यहां पर इन्होंने लिखा होता भारी हथौड़ा हाथ तो बात बनती नहीं, वो जो कविता का सौंदर्य है वो भंग हो जाता, काव्य सौंदर्य की हानि हो जाती अगर उन्होंने लिखा होता भारी हथौड़ा हाथ। आज के कवि लिख सकते हैं, वो तो ये भी लिख सकते हैं हाथ में भारी हथौड़ा लिए, बिल्कुल गद्य परक कविता लिख सकते हैं, लेकिन निराला और इन कवियों का एक स्टाइल है, और निराला तो बहुत ही कम शब्दों में आमतौर से वो वर्ब का, क्रिया का प्रयोग कम ही करते हैं। अब ये देखिए, हम यहां पढ़ रहे हैं गुरु हथौड़ा हाथ करती, अब यहां पर आया क्रिया, करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। जहां वो बैठी हुई है वहां पर तरुमालिका नहीं है, वहां तरुवर नहीं है, वहां पेड़ों की माला, मतलब पेड़ एक के बाद एक पेड़ों की वो नहीं लगी हुई है पंक्ति, अट्टालिकाएं बन रही हैं, प्राकार बड़े बड़े दीवार है वहां पर। फिर से नत नयन प्रिय कर्म रत मन। अब अगर हम इनको पढ़ते हैं, श्याम तन भर बंधा यौवन, न यौवन का न, तन का न, फिर न के बाद तुरंत न, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, कर्म का म और मन का म। अब इन शब्दों की योजना देखिए और इस योजना के सौंदर्य को देखिए और इसमें ध्वनि को सुनिए, इसमें कितनी अनुगूंज है। पढ़ती हूं मैं, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार र प्रहार, र करती का र, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। मालिका देखिए, तरु पंक्ति नहीं है, मालिका है, जानबूझ करके वो तो ऐसे गोलाई में नहीं लगी कि मालिका की तरह हो, लेकिन उसको अट्टालिका के साथ जब जोड़ा जाए मालिका को तो उसका काव्य का सौंदर्य बनता है। सामने तरुमालिका अट्टालिका, मालिका की जो ध्वनि है कोमल, और अट्टालिका का जो उसका जो घोष है उसको देखिए, प्राकार। चढ़ रही थी धूप, यानी ये 11 उसका समय होगा, 11 साढ़े 11, अभी चढ़ रही है धूप, 10 का 11 का समय, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के, या 9 का भी समय हो सकता है, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। समय बढ़ता जा रहा है, वो तोड़ रही है, निराला देख रहे हैं, वो वहां खड़े होकर के भी देख सकते हैं, क्योंकि निराला ऐसे निराला व्यक्ति थे, कहीं भी कुछ कर सकते थे। हम जानते हैं उनके बारे में कि निराला कितने मनमौजी और कितने मतलब स्वतंत्र चेता व्यक्ति थे। आप लोगों को एक बात बता दूं मैं निराला पर पाठ करते हुए, कि आप लोगों में से बहुतों को पता होगा, लेकिन इसको बस सिर्फ रेखांकित करना चाहती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने यह देखते हुए कि निराला अपना बहुत कुछ दान कर देते हैं, जो कुछ भी मिलता है उसे दान कर देते हैं, कभी कंबल ओढ़े हो तो उसको कुछ ओढ़े हुए हो, कुछ भी दे देते हैं, उनके पास पैसे बचते नहीं हैं। तो जब साहित्य अकादमी की स्थापना हुई तो निराला के लिए उन्होंने 100 रुपये प्रति माह का वजीफा मुकर्रर किया, क्योंकि वो अध्यक्ष थे साहित्य अकादमी के, पहले अध्यक्ष वही थे। और 100 रुपये का जब वजीफा मुकर्रर किया गया, बकायदा उनकी हैंडराइटिंग में है, फाइल्स अवेलेबल है, और जब उसको किया तो उन्होंने कहा कि निराला के पास पैसे मत भेजना सीधे,
महादेवी के पास भेजना, क्योंकि निराला को पैसे मिलते ही कहाँ दे देंगे, क्या कर देंगे, कुछ नहीं मालूम। महादेवी के थ्रू उनको एक तरह से उनको लगातार वजीफा दिया गया ताकि वो एक ससम्मानित जीवन, अभाव रहित जीवन जी सकें। इस बात को मैं जानबूझ करके यहाँ इसलिए ला रही हूँ क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि चढ़ रही थी धूप, यानी ये समय अभी दोपहर का नहीं है, धूप चढ़ना 9-10 बजे चढ़ना शुरू होती है धूप। और उसके बाद वो बता रहे हैं दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। झुलसा रही है शरीर को, ऐसी लू चलनी शुरू हो गई इलाहाबाद में लू चलना, जहां संगम है वहां लू चलना माने सोचने की बात है। और बड़ोथल नहीं है इलाहाबाद। रूई ज्यों जलती हुई भू। अब यहां फिर से एक बार देखिए, रूप झुलसाती हुई, उठी ऊ उठी झुलसाती, शरीर को झुलसा देने वाली हुई लू। सारे ऊ पर ध्यान दें। रूई ज्यों जलती हुई भू, धरती नहीं भू। बहुत ध्यान से एक एक शब्द पर काम करते हुए निराला ने एक कविता लिखी है। कवियों का काम है सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अच्छे समय को सोचता है चोर मिल जाए तो वो लोग सो गए हों तो घुस करके चोरी कर लिया, कहीं आ गए हों। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि, वो सुवर्ण कवि के लिए अच्छे शब्द हैं, एकदम सटीक शब्द हैं। व्यभिचारी को भी एक रहता है कि भाई अकेली हो स्त्री तो मैं जाऊं, और चोर को भी। तो ये जो एकदम सटीक शब्दों को लय मिलाते हुए, अनुप्रास का ध्यान रखते हुए, और आप ये देखिए कि एक भी अर्थ इधर उधर नहीं जा रहा है। टीक का अर्थ ही है कि टीका के लिए, अर्थ के लिए एकदम सुंदर, एकदम जाके चिपक कर बैठ जाए। क्योंकि आपको जैसे कि एक एक चीज में गढ़ना है, जड़ना है। और कभी जड़िया नंददास गढ़िया, या और कभी गढ़िया नंददास जड़िया, कुछ ऐसे ही उल्टा बोल रही हूं मैं। तो इस तरह से मतलब एक एक शब्द को जड़ा हुआ, आप देखेंगे कि गहने में जैसे जड़ देते हैं वैसे शब्द निराला लिख रहे हैं। फिर मैं पढ़ूं और इसके सौंदर्य को देखिए आप, और धूप को प्लीज चढ़ता हुआ देखिए, गर्मी का ताप महसूस कीजिए। वैसे तो हल्की हल्की गुलाबी गुलाबी सी थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू होने वाली है। आज नवमी है, फिर भी गर्मी के दिन में झुलसाते हुए गर्मी को जरा महसूस कर रहे हम। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवस नहीं दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। रूई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगिन छा गई, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। अभी दोपहर होने वाली है, प्रायः हुई दोपहर होने वाली है, 12 का समय होने वाला है। अभी 12 बजे नहीं है, दोपहर हुआ नहीं है। और ऐसे में जो भूमि है, जो धरती है, जो भू है, वो रुई की तरह, जैसे रुई में आग लगने पर जलने लगेगी, वैसे वह जल रही है। गर्मियों में अगर बहुत ध्यान से किसी खाली जगह पर हम लोगों ने देखा हो, मेरी तो जो उम्र है इसमें मैंने देखे हैं ऐसे समय, लेकिन पता नहीं आजकल के लोग देख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सब कंक्रीट का जंगल हो गया है। तो गर्मी में जब हल्की सी हवा चलती है और तेज गर्मी होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि ना थोड़ा सा धुआं सा, ऐसे धूल उठती है ऊपर, और वो आपके शरीर पर लगेगी तो लगता है जैसे किसी ने चिंगारी रख दी हो। अगर लू चल रही हो और वो आपके शरीर से छू जाए, वो जो रेत कण और वो मिट्टी के कण है, तो वो आपको तब ऐसा लगेगा जैसे कुछ जलता हुआ आपके ऊपर छोड़ दिया गया हो।
तो इसकी कल्पना करते हुए गर्द चिनंगी छा गई। गर्द जब हवा उड़ी चली, दोपहर लू चलने लगी, तो चिनगारी की तरह गर्द, चिनंगी, चिनगारी नहीं, चिनंगी छा गई। चिनगारी की तरह गर्द सब जगह हम देख रहे हैं कि छा गई है। ये 1937 का समय है। शहर बन रहे थे, शहरों का विस्तार हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो रहा था और शुरू हो गया था। और ऐसे में जब मतलब दूर दूर तक कुछ भी नहीं हो, खेत वाली जगहों पर ये सब काम चल रहे हो और तालिकाएं बननी शुरू हुई हो, तो ऐसे ही धूल उड़ती है खेत वाली जगहों से। ये जगहें जंगल वाली जगह नहीं है, खेत वाली जगह है। सबसे पहले उन्हीं को वो कर लिया जाता है क्योंकि वो डेवलप्ड होती हैं। और दोपहर हो गई है, प्रायः हुई दोपहर, हो रही है दोपहर, और वह तोड़ती पत्थर, वो निरंतर बार बार करती प्रहार, आँख झुकाए हुए, ध्यान मन कर्मरत कर काम में मन को लगाए हुए पत्थर को तोड़ रही है। देखते देखा मुझे तो एक बार, देखते देखा मुझे, पहले मैं इसको इतना पढ़ूंगी, एक ही लाइन में लिखी गई है, देखते देखा मुझे तो एक बार, लेकिन मैं इसको काट देती हूं ताकि अर्थ अच्छे से समझ में आए। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। तो मुझे देख रही है कि भाई लगातार ये आदमी मुझे देख रहा है। वैसे भी औरतों के सारे शरीर में आंखें होती हैं, उनको तुरंत पता चल जाता है। ये तो देख रहे थे उसको काम करते हुए। तो एक बार उसने उस भवन की ओर देखा, उचटती आंखों से, छिन्न तार, छिन्न कटा हुआ जैसे तार हो, लगा, निरंतर नहीं देखा, उचटती हुई आंखों से उस वहां देखा जहां पर भवन है, भवन बन रहे हैं। उचटती आंखों से स्त्रियां कई वजहों से देखती हैं। एक तो ये इस वजह से भी देख सकती है कि एक मर्द मुझे देख रहा है, कोई और तो नहीं देख रहा इसको देखते हुए, या इस वजह से भी देख रही है कि ये मर्द मुझे निरंतर देख रहा है, कोई आसपास है, अगर जरूरत पड़े तो मैं शोर मचा दूं तो कोई आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन उसने बहुत ध्यान से उस तरह से नहीं देखा कि लगातार देख करके, उचटती आंखों से देखा कि भाई आसपास के सारे चीजों का जायजा गोया आसपास का जायजा ले लिया उसने। फिर यहां पर अगले सेंटेंस को पढ़ते समय हमें पता चलता है कि पहला वो था कि कोई इस आदमी को देखते हुए मुझे देख तो नहीं रहा, ये आदमी मुझे देख रहा है, अब मैं इसको देख रही हूं, ये आदमी मुझे देख रहा है, कोई देख तो नहीं रहा, अब मैं इसे देख रही हूं, कोई देख तो नहीं रहा। क्या बात, क्या मन की, क्या स्त्री मन की पहचान, इसको कहते हैं कवि दृष्टि। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। जो मार खा रोई नहीं, मुझे उस दृष्टि से उसने देखा। यानी मैं इतनी मेहनत कर रही हूं, पत्थर तोड़ रही हूं, दोपहरी है, गर्मी है, मेरा श्याम तन, मेरा रूप कैसा भी हो, इस समय गर्मी से झुलसकर श्यामा हो गई हूं मैं, कैसा भी रंग हो, मुझे आपने नहीं देखा उसको पता होगा कैसा रंग है। मैं इतने कष्ट में हूं, लेकिन उसने उस दृष्टि से कवि को देखा जो मार खा रोई नहीं। उसमें किसी तरह की ये नहीं थी कि दया, मुझ पर दया करो, हा खाओ मुझ पर, ये नहीं था। जो मार खा रोई नहीं, यानी वो दृष्टि ये थी कि मैं भाई काम कर रही हूं, एक तरह के आत्मविश्वास पूर्ण दृष्टि से कहेंगे। मैं इसको इस तरह से पढ़ती हूं, जो मार खा रोई नहीं, आत्मविश्वास पूर्ण दृष्टि। यहां पर मैं अपनी एक कविता का जिक्र करना चाहूंगी, माफ करेंगे कि ये बात मुझे अचानक ही याद आ गई। मेरा कोई वो नहीं है कि मैं अपनी कविता सुनाऊं, लेकिन ये मेरी कविता है, उसके मन में उतरना। ये मोनालिसा कैकी की पहली कविता है और उसमें एक पंक्ति है,
बेबस की जीत आंख के कोर में बंधे बांध पर होती है। बांध टूटा नहीं कि बेबस हारा। आंसुओं के नमक से मैंने ये मुस्कान पकाई है। अगर बेबस रो दे, सब चाहते हैं, जो अत्याचार कर रहे होते हैं वो चाहते हैं कि दया की भीख मांगे, आंसू गिराता रहे। पुरुष चाहते हैं कि ये औरत मेरे कंधे पर सर रख करके जरा सा बता दे कि हाय वो कितनी दुखी है, तो तुरंत मैं उसके मतलब सर पर और पीठ पर हाथ फेरने लगूं। लेकिन यह जो स्त्री है वह अनाम मजदूरिन, वह तोड़ती पत्थर, उसका कोई नाम नहीं। वह जो स्त्री है या फिर वो स्त्री का पूरा रूप है, या देवी सर्वभूतेषु, सब रूप में जो संस्थिता है वो शक्ति जो है, उस रूप में इसको देखते हुए देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, मार खा के रोई नहीं। उसकी दृष्टि में कोई दया की याचना का भाव नहीं था। उसने देखा, सहज देखा। सजा सहज सितार। अब यहां ये देखिए, सजा सहज सितार, सा वह क्या बात है, काश ऐसा लिख पाती मैं भी। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। मेरे मन में उस स्त्री की उस दृष्टि को देखते हुए जो मेरे मन में सितार बजा, वैसा मैंने आज तक सुना ही नहीं था। मैंने इतनी खुद मुख्तार, इतनी आत्मविश्वास पूर्ण, इतनी कर्मरत, काम में मन लगाए हुए और काम को ही गोया ईश्वर की साधना मानने वाली, अकेली पत्थर तोड़ती ऐसी स्त्री की दृष्टि मैंने कभी देखी ही नहीं थी। और इसीलिए मैंने वह झंकार, मेरा मन उस तरह से उसको देख करके झंकृत हुआ। इतना सम्मान, स्नेह, प्रेम, ऐसा भाव मेरे मन में जगा। सबसे बड़ी बात है सम्मान का भाव जगना। एक जैसे बोलते हैं सहयोगी की तरह सम्मान का भाव जगना, सहयात्री की तरह सम्मान का भाव जगना, पुरुष और स्त्री के सहज स्त्री और पुरुष होने का सम्मान का भाव जगना, मनुष्य होने का सम्मान। यहां पर यह स्त्री, वह तोड़ती पत्थर, व्यक्ति है, अनाम है लेकिन व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व है। इस बात को नोट कीजिए। और इसीलिए इसको मैंने प्रगतिशील PWA की बात आप लोगों को बताई, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं प्रगतिशीलता की, प्रगतिशील होने की बात करते हैं, जब हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो उसमें जो हमारी पहचान होती है वो व्यक्ति से होती है। मैं औरत हूँ, मैं फलानी जाति की हूँ, मैं फलाने प्रदेश की हूँ, मैं फलानी बोली बोलती हूँ, मैं फलाने धर्म की हूँ, इससे मुक्त होकर के मैं एक मनुष्य हूँ, स्त्रीलिंग है मेरा, एक मनुष्य हूँ, अपने आप में स्वतंत्र कार्य करती हुई स्त्री हूँ। इस रूप में, एक व्यक्ति के रूप में वह अब एक व्यक्ति में तब्दील है। इस बात को बहुत गौर से देखिएगा। वह तोड़ती पत्थर, वो इलाहाबाद के पथ पर, वह अब एक व्यक्ति में यहीं आकर के परिवर्तित हो गई है। वो व्यक्ति है, निराला के चित्त में परिवर्तित हुई है। वो तो देख रहे एक औरत तोड़ रही है इस तरह से, लेकिन वह एक स्वतंत्र चेता स्वाधीन व्यक्ति है। यहीं पर वो उस शब्द को वापस लौटे हम लोग उस शब्द पर, पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। उसने अपने काम को स्वीकार कर लिया है। वो भार की तरह काम नहीं कर रही, वो है, वो काम करेगी, वह रोटी कमाएगी, वह बराबरी से देखेगी। अगर कोई पुरुष उसको देख रहा है, झुकाएगी नहीं, सिकुड़ नहीं जाएगी, वो देखेगी, उसकी आंखों में आंख डाल करके देखेगी। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। सुघर सुघर गृहिणी हम लोग हरदम देखते हैं, सुघर औरत है, सुघर गृहिणी है। सुघर गृहिणी ज़्यादा कॉमन, मतलब यूज्ड, ज़्यादा प्रयुक्त शब्दावली है। वह सुघर ढंग से जो काम करने वाली औरत, वह कांपी इसलिए नहीं कि वो मतलब एक पुरुष को देख रही है, ना 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 ना, प्लीज, वो इसलिए नहीं कांपी।
वो इसलिए कांपी कि वो ध्यान मग्न होकर के काम कर रही थी, उसका ध्यान टूटा और उसको लगा कि उसका ध्यान खंडित हुआ है। जब आपका ध्यान खंडित होता है तो जो एक अजीब सी किस्म की बेचैनी आपके मन में होती है। आप कुछ काम पढ़ रहे हो, खा रहे हो, किसी से प्रेम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जिसमें आपका मन रमा हुआ, कोई भी काम करो जिसमें आपने मन रमा दिया हो, उससे अगर आप उससे अलग होते हैं और आपको क्षण भर बाद वो काम फिर से याद आए कि अरे मैं तो अभी इस अवस्था में थी या था, इसमें तो भंग हो गया। ये भंग होने का भाव जगते ही जो वापस उस अवस्था में पहुंचने पर जो सिहरन है वह पढ़े। इसमें कांपना पुरुष की नजर से स्त्री का कांपना नहीं है मेरी दृष्टि में। कोई कैसे भी पढ़ सकता है, मेरा पाठ यह है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, जैसे कि आप ध्यान मग्न बैठे हो, आपकी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सब नाड़ियां एकदम मतलब लाइन में हो, आपका ध्यान भंग हो, और उसके बाद मतलब अब यहाँ पर मुझे अगर राम की शक्ति पूजा ना याद आए तो बात ही नहीं बनेगी। अब देखिए राम की शक्ति पूजा की वो पंक्ति, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू कि मुझे याद आ गई ये बात। और अब मैं राम की शक्ति पूजा की उन पंक्तियों पर ले जाती हूँ जहां पर कमल 108 कमल, नील कमल कहती थी माँ मुझे राजीव नयन, वो नील कमल से पूजा कर रहे हैं और देवी आकर के एक कमल लेके चली जाती हैं अंतिम। और तब उस चीज को देखिए, यह अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा वह रिक्त स्थान यह जब का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयन द्वय, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। देखिए यह जो एकदम चंचलता आ जाती है मन की, इसकी बात है, ठीक है ना। तो यह जो है ले अर्पित करने को उद्यत हुए हो गए सुमन, निकाल लिए दाया आंख, वो शर ले लिया है निकालने के लिए दाया आंख, बाया नहीं दे सकते। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय, कापा ब्रह्मांड हुआ देवी का तुरंत उदय। आज देवी के उदय की बात ना करें नवमी अष्टमी नवमी के उसमें तो क्या बात बनेगी। तो यह जो है एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर गृहिणी, सुघर स्त्री, अच्छे ढंग से ध्यान पूर्वक काम करने वाली, बराबर से सुंदर सुंदर पत्थर तोड़ने वाली जो स्त्री है ध्यान से, वो कांप गई। अब देखिए ढुलक माथे से गिरे सीकर, जैसे ही कांपी वैसे ही माथे से जो स्वेद कण है सीकर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, सीकर से एक अजीब से किस्म के तालाब, सीकर मुझे राजस्थान का याद आ जाता है। तो जैसे कि वो ऐसा 2-3 बूंद जो उसके पसीने के गिरे, गोया वो एक बड़ा तालाब है, वह साधारण जल नहीं है, वो साधारण किसी का नमक का पसीना नहीं है। ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। वो जो माथे से गिरा हुआ पसीने का बूंद है, वो पूरा पसीने का बूंद नहीं है, वो देह के तालाब से निकला हुआ वाष्प है। और जैसे गिरा और उसने कर्म में लीन होते हुए, गोया वो भूमि पर गिर करके भूमि में मिल गए। वो इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, इतनी तेज भू है वो रुई की तरह जल रही है, उसमें जाकर के गिरे। ऐसा लगा लीन होने कर्म में,
ऐसा लगा कि जैसे वो जा कर के लीन हो गए इस धरती पर। यहाँ पर मैं दो अर्थ लगा रही हूँ कि वो काम में लीन हो रही है और उसका जो स्वेद कण है, उसके जो पसीना है वो भूमि पर गिर रहा है। पसीना जब भूमि पर गिरता है तभी फसलें लहलाती हैं, पसीना जब भूमि पर गिरता है तभी हमारी अट्टालिकाएं बनती हैं। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, उसने फिर से वो अपना पत्थर तोड़ने लगी। गोया उसने कहा, ज्यों माने मानो उसने कहा, मैं तोड़ती पत्थर, मैं पत्थर तोड़ रही हूँ, मैं किसी भी दुर्ग को तोड़ सकती हूँ, मैं किसी भी बाधा को तोड़ सकती हूँ। तुम्हारी जो निगाह जो मुझे लगातार देख रही है ये मुझे बांधेगी नहीं, मैं इसको भी तोड़ करके अपने कर्म में लीन हूँ, क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूँ, पुरुष की छाया मात्र है। यह है ये कविता 1937 में लिखी हुई। और इस कविता को पढ़ते हुए मैं निकाल नहीं पाई इसका, माफ़ करेंगे, मतलब जो मूल ओरिजिनल जो ऐसे उसमें से नहीं पढ़ रही हूँ, बल्कि मैं निराला के साहित्य साधना रामविलास जी ने उद्धृत किया है उसमें से मैं पढ़ रही हूँ। ये भाग 2 है, इसमें से 2-3 पैराग्राफ्स में छोटे छोटे पढ़ूंगी ताकि ये बात समझ में आए। ये इनका जो है प्रबंध प्रतिमा से लिया गया है। हम लोग स्वयं जिस तरह गुलाम हैं उसी तरह अपनी स्त्रियों को भी गुलाम बना रखा है, बल्कि उन्हें दासों की दासियां कर रखा है। इस महादैन्य से उन्हें शीघ्र मुक्ति देनी चाहिए, तभी हमारी दास्ता की बेड़ियां कट सकती हैं। एक पैरा ये है। अब मैं जानबूझ के पढ़ रही हूँ पैरा अंत में, ताकि आप इस लाइट में फिर इस कविता को अपने आप पढ़ें और इसका आनंद लें। दूसरा पैरा है, स्त्रियों को स्वावलंबी बनना चाहिए। स्वावलंब कोई पाप नहीं, प्रत्युत पुण्य है। हमारे देश के लोग इस समय आधे हाथों से काम करते हैं, उनके आधे हाथ निष्क्रिय हैं। जब स्त्रियों के हाथ में काम लग जाएंगे, कार्य की सफलता हमें तभी प्राप्त होगी। और इसके बाद है, स्त्रियों के साथ जो पाशविक अत्याचार किए जाते हैं उनका कोई प्रतिकार नहीं होता। वे चुपचाप आंसुओं को पीकर रह जाती हैं। उनका जीवन एक अभिशप्त का जीवन बन रहा है। ये 3 पैराग्राफ मैंने निराला के प्रबंध प्रतिमा से पढ़े हैं। ये कोटेड है, ये निराला की साहित्य साधना में। चाहती थी मैं मूल से पढ़ूं, लेकिन मैं निकाल नहीं पाई उसे। तो अब इन निराला ने स्त्रियों के बारे में क्या कहा, ये हम लोगों ने देखा। प्रगतिशील लेखक संघ के बारे में भी जाना और 1936 में हुए पहले अधिवेशन में प्रेमचंद के भाषण के भी अंश पढ़े, और उसके बाद इस कविता को हमने पढ़ा। मैं इस कविता को एक व्यक्तित्व निर्माण के, स्त्रियों के व्यक्तित्व, स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वीकार, अपने आप को स्वीकार करती हुई, किसी की छाया न बनाती हुई स्त्री के रूप में इस कविता को पढ़ा है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो कविता अगले सप्ताह में फिर एक कविता के साथ हाजिर होंगी। और याद दिला दूं मैं कि कल 11 बजे मैं एक कहानी सुनाऊंगी। मैंने पिछले संडे को भी एक कहानी सुनाई थी, संजीवक बैल की कथा। उसका भाग 2 कल मैं सुनाऊंगी 11 बजे, लेकिन वो मेरे यूट्यूब चैनल से मैं उसे सुनाती हूँ। इसमें शेयर कर देती हूँ, लेकिन मैं उसे यूट्यूब चैनल से सुनाती हूँ। कहूँ क्या प्रसंग है मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छा लगेगा, और इस तरह से मुझे बहुत आप लोगों का प्रोत्साहन प्राप्त होता रहेगा। अच्छी से कविता पढ़ने के लिए मैं बहुत मन से कविता, मुझे आई रियली लव रीडिंग पोएम्स। तो और कहानी सुनाना भी मुझे उतना ही प्रिय है। तो इसके लिए आप लोग आए, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अष्टमी नवमी की बधाई, दशहरा की बधाई, और सब शुभ। नमस्कार। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू सब।